ये जो एमएनसीज़ हैं, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप्स में प्रोजेक्ट्स भी बनाती हैं। तो आपको कभी किसी तरह के रेड टेपिज्म का या कोई ऐसी चीज़ जिसने इस प्रोजेक्ट को रोका हो और कभी आपको किन्हीं अधिकारियों से डील करना पड़ा हो, ऐसी कभी स्टेट में आप आए हैं? इंडिविजुअल ऑफिसर्स नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 24/7 पावर सप्लाई करना है हर बंदे को, हर पर्सन को, हर रेसिडेंट को ऑफ इंडिया। सो the officers are also aligned हुँ, accordingly. They have to help the companies. यस। So कई बार ये होता है कि कंपनीज बहुत ज्यादा आस्क कर लेते हैं कि हमें ये सपोर्ट भी चाहिए, वो सपोर्ट भी चाहिए, जो ऑफिसर्स के हाथ में नहीं है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे अधिकारी इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और वो एक ऐसे प्रोजेक्ट आपके ऐसे स्टेट में, ऐसी सिटी में है जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप इससे कैसे डील करते हैं? सो ऐसे सिचुएशंस काफी होते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसीजर है या उनका एक गाइडलाइन है कि उनका टारगेट है हमें ये करना है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने गाइडलाइंस और पॉलिसीज बना दी हैं। बट सेम टाइम स्टेट लेवल के भी अपने पॉलिसीज होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पॉलिसीज अलाइंड रहते हैं, बट समटाइम्स स्टेट पॉलिसीज are a bit different from the center. There are certain projects which are jewel in their crown, which they have to sell now. So थोड़ा इमोशनल कनेक्ट तो रहता है कि जब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, उसमें से आप कुछ प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर किटी, सो यू फील बैड। सो उस टाइम पे आपको वो कनेक्ट बना के रखना पड़ता है जो पुराने स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ, कि तो हम आपके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, बट हम आपको ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रेस में हैं और हम खरीद रहे हैं, बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को वैसे ही ट्रीट करेंगे, वी विल ऑपरेट इट वेल। नमस्कार, हमारे आज के गेस्ट हैं गौरव बड़जात्या। गौरव मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और 15 साल से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं एमएनसीज़ के लिए। गौरव एमएनसीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यूएबल है उस कंपनी के लिए। तो आइए बात करते हैं गौरव से। हाय गौरव। हाय राज, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। तो गौरव, हमें ये बताइए आप क्या काम करते हैं? सो जैसा आपने ऑलरेडी समझाया है कि मैं कंपनीज को हेल्प करता हूँ नए इन्वेस्टमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स में कितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। आपको एक कंपनी को अपना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, सो उनको ये देखना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर में जो पैसा अभी डालेंगे उससे कितना फायदा होने वाला है आगे जाके। सो उसके लिए आपको फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको उसका बिजनेस थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे ग्रोथ होगी बिजनेस में, कैसे रेवेन्यू आएगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे, एंड उसके बेसिस पे आप उसका अगले 15, 20, 25 साल का प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्शंस करेंगे, और फिर उसके हिसाब से आप बताएंगे कि जो आज आप पैसा डाल रहे हैं वो उससे कितना आपको रिटर्न आएगा। ये वैसे वेरी सिंपल टर्म्स। अगर आप कोई घर खरीदते हैं या आप कुछ कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये देखते हैं ना कि आपको आज पैसा डाल रहे हैं तो आपको कितना पैसा रिटर्न आएगा। सेम वे कंपनीज डू इट ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है। जिस तरह का काम आप करते हैं, उसको करने के लिए किस तरह की एजुकेशन या किस तरह के स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है? सो एज अ बैकग्राउंड मैंने इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद एमबीए किया है। सो इंजीनियरिंग में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट डेवलप हो जाता है, आपका हाउ डू यू एनालाइज स्टफ वो डेवलप हो जाता है। एमबीए में आपको सिखाया जाता है द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस,
द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। सो ये सारे चीजें आप कैसे एनालाइज करते हो, एक किसी प्रॉब्लम को, एक किसी इशू को, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहते हो, एंड उसके क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एंड विच सॉल्यूशन इज बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वो सारे स्किल सेट्स आप थ्रू एमबीए में भी सीखते हैं, हम इंजीनियरिंग के टाइम पे भी सीखते हैं। प्लस a lot of this comes when you are working. हम्म। सो ऐसा नहीं है कि आपने जो एजुकेशन किया है वहां आपको बेसिक सिखा देंगे, आपको बेसिक ऑफ फाइनेंस सिखा देंगे कि अकाउंट्स कैसे पढ़ते हैं, आपको एमएनए में कैश फ्लो कैसे एनालाइज करते हैं। बट जब आप एक्चुअली वर्क करते हैं ऑन द जॉब, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो आपका वो स्किल सेट अपने आप डेवलप हो जाता है। अच्छा, तो आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्विजिशन की बात करते हैं या मर्जर की बात करते हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन या उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं कि इस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आप लेके आते हैं? तो जैसा मैंने आपको बोला था कि एमएनए में आपको बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस थोड़ा समझें उस सेक्टर में जिसमें आप एक्विजिशन करना चाहते हैं, या फिर जिसमें इवन नॉट एक्विजिशन बट आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ जी। अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इन इंडिया, एंड स्पेसिफिकली आज की डेट में रिन्यूएबल्स इज वेरी फेमस, तो मैं रिन्यूएबल्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए रिन्यूएबल्स है क्या, रिन्यूएबल्स कैसे काम करता है, सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट। उसके लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट्स चाहिए, लाइक मुझे लैंड खरीदना पड़ेगा या लैंड लेना पड़ेगा, मुझे सोलर प्लांट लगाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे तो वो कहाँ से आएंगे, मुझे वो जो पावर जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी, क्या लॉसेस होंगे वाइल जनरेटिंग द पावर, और वो पावर को मैं कैसे एक्चुअली लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो ग्रिड है हमारा, जैसे हमारे घरों में जैसे बिजली आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, देन देर इज ट्रांसमिशन। जो इफ यू वुड हैव सीन कि आप जब हाईवेज पे जाते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे हैं जिन पे लाइंस हैं, दोज हाँ आर जी। कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइंस। अच्छा। सो वो ट्रांसमिशन लाइंस लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करती हैं। फिर वहां से आपके सब स्टेशन आते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मर्स सिटी में आते हैं जहां से आपके घरों में पावर आती है। सो ऑल दिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जस्ट आपको थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा अपना टाइम ऑन दिस। एंड इट्स नॉट लाइक आपको बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत है। इफ यू हैव टू डू जस्ट द वर्क दैट आई एम डूइंग, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो यू शुड बी एबल टू मेक आउट मोस्ट ऑफ द स्टफ। सो वो बहुत हेल्प करता है कि बेसिक्स आपको पता हो, बिजनेस थोड़ा सा समझ लें, एंड देन बैलेंस तो आपकी बेस नॉलेज है वो काम आ जाती है धीरे धीरे। अच्छा, तो ये जो एमएनसीज हैं ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप्स में प्रोजेक्ट्स भी बनाती हैं। तो आपको कभी किसी तरह के रेड टेपिज्म का या कोई ऐसी चीज जिसने इस प्रोजेक्ट को रोका हो और कभी आपको किन्हीं अधिकारियों से डील करना पड़ा हो, ऐसी कभी स्टेट में आप आए हैं? सी फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम करना है या फिर किसी भी रेगुलेटेड सेक्टर में आपको काम करना है तो गवर्नमेंट के साथ आपको डील करना ही पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था रिन्यूएबल्स का, सिमिलरली एक टाइम पहले मैंने एक प्रोजेक्ट एक्वायर करना था विच वॉज अ लार्ज पावर प्रोजेक्ट। तो उसके लिए, सिंस पावर प्रोजेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बंदे, हर पर्सन के पास बिजली होनी चाहिए, एंड उनका वो गोल भी है कि एवरीवन शुड गेट पावर 24/7। सो उसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं। हम्म। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर लगाते भी हैं, लगा रहे हैं। बट
अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ेगा, बिकॉज आपको अगर लैंड लेनी है तो आपको यस। गवर्नमेंट के साथ जाके बात करनी पड़ेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी कि हमें ये लैंड चाहिए। गवर्नमेंट का लैंड अगर है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट लैंड नॉर्मली आपको खरीदने को नहीं मिलती है, वो आपको लीज पे देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा। सिमिलरली आपको, जो पहले मैं बता रहा था कि अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, तो जो ग्रिड है इंडिया का, वो ग्रिड ओन करता है गवर्नमेंट। सो आपको गवर्नमेंट से बात अगेन करनी पड़ेगी टू गिव यू एक्सेस टू दैट ग्रिड। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को एक्वायर करने जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इवन अगर आप कंज्यूमर फेसिंग है, तो कंज्यूमर्स अगेन आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट इन सम वे और द अदर। अच्छा। सो गवर्नमेंट हर एंगल से आपको डील करना ही पड़ेगा। विदाउट गवर्नमेंट डीलिंग, इंडिया में मोस्टली प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते नहीं है। गवर्नमेंट से डील करने में आपको मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन जो है वो अधिकारियों से करनी पड़ती है जो। यस। तो ये अधिकारियों से जब आप बात करते हैं तो क्या ये हमेशा इन सिंक होते हैं गवर्नमेंट के प्लान के, या फिर ये कोई एक रेड टेपिज्म भी बीच में होता है कि ये किसी तरह का इशू भी क्रिएट करते हैं? आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आई है? सो इंडिविजुअल ऑफिसर्स नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 24/7 पावर सप्लाई करना है हर बंदे को, हर पर्सन को, हर रेसिडेंट को ऑफ इंडिया। सो द ऑफिसर्स आर आल्सो अलाइंड हम्म। accordingly. They have to help the companies. यस। So कई बार ये होता है कि कंपनीज बहुत ज्यादा आस्क कर लेते हैं कि हमें ये सपोर्ट भी चाहिए, वो सपोर्ट भी चाहिए, जो ऑफिसर्स के हाथ में नहीं है। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है। अदरवाइज ऑफिसर्स, स्पेशली जो स्टेट ऑफिसर्स हैं या सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, हु आर एट द हायर पोजीशंस और हु आर अलाइंड विद द गवर्नमेंट, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, डिपेंडिंग आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका आस्क बहुत अनरीजनेबल है, देन दे वुड नॉट बी एबल टू हेल्प। बट रीजनेबल आस्क्स पे दे, एंड विच इज विद इन द लॉ, दे विल श्योरली हेल्प। ओके। एक सपोर्टिव इकोसिस्टम जहां पे अधिकारी पूरी तरह गवर्नमेंट के प्लान से वाकिफ रखते हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे अधिकारी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और वो एक ऐसे प्रोजेक्ट आपके ऐसे स्टेट में, ऐसी सिटी में है जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप इससे कैसे डील करते हैं? उसके लिए ऐसे सिचुएशंस काफी होते हैं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसीजर है या उनका एक गाइडलाइन है कि उनका टारगेट है हमें ये करना है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने गाइडलाइंस और पॉलिसीज बना दी हैं। बट सेम टाइम स्टेट लेवल के भी अपने पॉलिसीज होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पॉलिसीज अलाइंड रहते हैं, बट समटाइम्स स्टेट पॉलिसीज आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर। सो उस पॉइंट पे जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल। हम्म। अगर आपको जैसे ट्रांसमिशन लाइन लगाना है किसी एरिया में, किसी जैसे, इफ यू आर थिंकिंग कि इंडिया के नॉर्थ में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो उतने नहीं हैं बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड अदर इश्यूज, तो उस एरियाज में आपको ट्रांसमिशन लगाना है ताकि पावर दूर दराज के गांव में भी जा सके, राइट? राइट। सो वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके उनके लैंड पे हम एक्चुअली लगा रहे हैं, राइट? हम्म। सो देर आर टाइम्स कि वो आपका लाइन जा रहा है जंगलों के थ्रू। सो जंगल के थ्रू अगर जा रहा है तो आपको कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे या कुछ एरिया आपको स्पेस बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने टावर्स लगा सकें। हम्म। सो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अप्रूवल जाना जाना चाहिए। हाँ। बट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट कि सेंटर का एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट करके मिनिस्ट्री है, जो टेक केयर करता है कि आप
फॉरेस्ट को ज्यादा हार्म ना करें, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना करें। हम्म। तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो करते हुए स्टेट की को सारे अप्रूवल देने पड़ेंगे। अच्छा, देने पड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेट को देना आ, पड़ता है इवेंचुअली। हाँ, स्टेट ही फाइनल अप्रूवल देगा, बट दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। सो अगर आप लेट्स से आप बोल रहे हैं कि मैं पूरा लाइन जंगल के थ्रू पास करूंगा, सो वो बोलेंगे कि आप ट्राई करें, आप दूसरा ऑल्टरनेटिव देखें साइड में, थोड़ा अगर हो पाए तो मिनिमम impact on the environment and हम्म। forest should be there if I'm developing a project. And that's why all these ministries and all these officers are there कि आप, while they support you, but they are also to check your what you are trying to do. राइट। So checks and balances are very necessary, जो सब जगह होता है normally. जब आप एक्विजिशंस के लिए जाते हैं तो कभी कभी लोग डिस्ट्रेस सेल भी करते हैं कि ऐसी स्टेट में है कि अब उनको आधी रेट में या उससे भी कम रेट में अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी डियरली ग्रोन कंपनीज को बेचना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी स्टेट में जब आते हैं, जब इस तरह की डीलिंग करते हैं, तो किसी तरह के ह्यूमन इमोशंस से आपका सामना होता है कि वो बंदे के अंदर, मतलब ही इज जस्ट अ ब्रोकन मैन नाउ और उसको ये बेचना पड़ रहा है, आप उससे कैसे डील करते हैं? See, ऐसा इंडिया में काफी हुआ है ओवर द लास्ट 4-5 years, जब जो लार्ज कॉर्पोरेट्स थे, जो लार्ज डेवलपर्स थे इन द पास्ट, हु वर स्ट्रगलिंग टू रेज मोर कैपिटल, तो उन लोगों को अपने कुछ एसेट्स बेचने पड़े। So उस टाइम पे there are certain projects which are jewel in their crown which they have to sell now. So थोड़ा इमोशनल कनेक्ट तो रहता है कि जब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, उसमें से आप कुछ प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ अवर किटी, सो यू फील बैड। सो उस टाइम पे आपको वो कनेक्ट बना के रखना पड़ता है जो पुराने स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ, कि दो हम आपके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, बट हम आपको, ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रेस में हैं और हम खरीद रहे हैं, बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को वैसे ही ट्रीट करेंगे, वी विल ऑपरेट इट वेल। सो वो आपको कनेक्ट रखना पड़ता है। समटाइम्स इन दीज डील्स, इन दीज एक्विजिशंस, you try to help these other sponsors, the past sponsors, कि हम 100% इक्विटी नहीं लेंगे, हम लेट्स से मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग स्टेक ले लेंगे, थोड़ा इक्विटी उनके पास रहने देंगे, अच्छा। so that they also feel that they are कनेक्टेड। continuing in the business, they are हम्म। connected to the business in the project that they had actually developed. So उस तरह की आपको थोड़ी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, थोड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट वैसे बनाने पड़ते हैं कि जो स्पॉन्सर है वो भी, उनको भी लगे कि हाँ वो कंटिन्यू है प्रोजेक्ट में। एंड अगर आप 100% कभी कभी अगर आपको खरीदना पड़ता है, तो एट दैट पॉइंट यू विल ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट देम इन सम अदर प्रोजेक्ट्स इफ पॉसिबल। अच्छा। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था जिसमें हमने एक पावर प्लांट खरीदा था, सो वो हमने खरीदा था फ्रॉम द bankers of a promoter who were struggling. So उस टाइम पे जब हमने वो प्रोजेक्ट खरीदा, वो 100% स्टेक अवेलेबल था, बट सिंस वो प्रमोटर्स के बहुत बड़े बिजनेसेस हैं एंड दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बहुत ही मेहनत से डेवलप किया था। सो व्हाट वी डिसाइडेड इज वी विल टेक ओनली 76% एंड द बैलेंस 24% हम लोगों ने बिटवीन बैंकर्स एंड स्पॉन्सर्स रहने दिया, ताकि व्हेन आगे जाके जब हम उस प्रोजेक्ट को टर्न अराउंड कर सके, जब हम प्रोजेक्ट से प्रॉफिट बनाने जाएंगे, तो बैंकर्स को भी मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसका, और एक्स स्पॉन्सर्स को भी मिलेगा। एंड जब हम ये डील कर रहे थे तो वी वर इन
क्लोज कनेक्ट विद द स्पॉन्सर्स। हम उनसे रेगुलरली जाके डिस्कस करते थे कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। एंड उनके स्पॉन्सर्स की ऑफिसेज में मैं खुद जाके कई बार बैठा हूँ टू अंडरस्टैंड उनका करंट बिजनेस, ताकि हम उसको थोड़ा अच्छे से आगे के लिए डेवलप कर सकें। सो हम्म। ऑल दैट मैटर्स, द ह्यूमन कनेक्ट ऑलवेज हेल्प्स यू, बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ नंबर्स के बेस पे, सिर्फ आपके नंबर क्रंचिंग, द कैश फ्लोज, आपका प्रॉफिट कितना है, उसके बेस पे सारी डील्स नहीं होती हैं। आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि सामने वाले का आ, सोच क्या है, वेयर आर दे स्ट्रगलिंग, क्या उनको लग सकता है जब आप उनको कोई ऑफर करेंगे, कोई भी प्राइस ऑफर करेंगे खरीदने के लिए। तो वो सारी चीजें, मेंटल aspects, उनके human aspects, you have to keep in mind. So M&A is not just about number crunching. It is about understanding the business, understanding the people involved in the business, understanding their emotions, understanding how they will react, and being considerate to those emotions and those people. So आप किसी को hurt ना करें, आप किसी की emotions hurt ना करें, बट एट द सेम टाइम आप उस प्रोजेक्ट को एक्वायर कर सकें। पर ये कितना तक आप ट्रू समझते हैं? किस जितनी भी आप मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं एक बैड ब्लड तो रह ही जाता होगा। जो लोग डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि अपना एंगर निकालें किस पे, तो उस पे निकालते हैं जो एक्चुअली खरीद रहा है। आपको कभी ऐसा फील होता है मीटिंग्स में? कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज इमोशंस आर ऑलवेज इन्वॉल्व, सो इमोशंस रन हाई। सो कभी कभी मीटिंग्स में ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डिस्कशंस हो जाता है, बट देन दे रियलाइज कि ठीक है, व्हाट दे सेड वाज नॉट राइट, या दे विल लेटर रियलाइज कि नहीं, जो उन्होंने उस टाइम पे जो बात कही वो इमोशंस के बहाव में उन्होंने बोल दी, बट दे डोंट मीन इट, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो बिजनेसमैन। दे या ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर उन्होंने वो सेल नहीं किया, या अभी उन्होंने उस उस प्रोजेक्ट को नहीं दिया किसी और को, तो वो प्रोजेक्ट डेड हो सकता है, या और दे मे बिकम इट मे बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू रन दैट प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। सो इसलिए कभी कभी इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, बट अल्टीमेटली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द बिजनेस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर क्रंचिंग, डेटा साइंस, इसका आज क्या रोल है, और फ्यूचर में इसको लेके किस तरह के जॉब्स आ सकते हैं? आज की डेट में जो हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, वो उसके अंदर एआई एंड डेटा एनालिसिस इज वेरी की component. AI actually helps you to improve the efficiency with which you work. आज की डेट, अभी अगर मुझे M&A करना है तो मुझे पूरा फाइनेंशियल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट, एंड देन वो उस फाइनेंशियल मॉडल को आई हैव टू यूज टू डू एनालिसिस इन डिफरेंट सिनेरियोज। अगर AI होता है तो AI helps you to get you the basic financial model, the basic structure of a particular deal. उसके बाद, since आप अंडरस्टैंड करते हो बिजनेस को, तो देन यू इम्प्रूव ऑन दैट, यू ब्रिंग इन योर एक्सपीरियंस, यू ब्रिंग इन योर बिजनेस एक्यूमेन इन दैट। हम्म। बिकॉज अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल मॉडल क्या है? एक फाइनेंशियल मॉडल एक प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर में आप जो इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा। अगर आपके इनपुट सही नहीं है तो आपका आउटपुट भी सही नहीं आएगा। करेक्ट। सो फाइनेंशियल मॉडल डेवलप हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल डेवलप करने के लिए क्या स्कोप होना चाहिए, उस फाइनेंशियल मॉडल का यूज क्या होगा, वो एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन M&A पर्सन आपको करना पड़ेगा। एंड उस फाइनेंशियल मॉडल से जो आउटपुट आया है, उस आउटपुट को, उस एनालिसिस को आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर फाइनेंशियल मॉडल, आपके इनपुट सही होने चाहिए, एंड आउटपुट को
आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, एनालिसिस को आप कैसे समझाते हो अपने टॉप मैनेजमेंट को, अपने सीनियर्स को, ऑल दोज थिंग्स मैटर. सो एआई आपके फाइनेंशियल मॉडल में हेल्प करेगा, बट बाकी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी. वेयर योर एक्सपीरियंस और बिजनेस, योर कैपेबिलिटी, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो बहुत इफेक्टिवली, आपके जो आउटपुट्स हैं, आपकी जो एनालिसिस है वो कैसे कर पा रहे हैं, दैट मैटर्स. सो आई थिंक that is where AI is going to help us in making it more efficient. तो स्किल सेट्स आपको होना चाहिए कि आप एक किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको होने चाहिए. आपकी फाइनेंस एनीवे, जब आप अपना इंजीनियरिंग या एमबीए पढ़ रहे हैं तो वो फाइनेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही जाएगी, हम्म। बट उस अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे यूज करते हैं वो आपको जॉब पे जाकर ही पता लगेगी. हम्म। एंड आपको एनालिसिस करना आना चाहिए. आपको अपने कॉलेज या जब आप अपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अपनी स्कूलिंग या एमबीए कर रहे हैं, तो आपको वो स्किल सेट डेवलप करना है कि आप किसी भी डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये स्किल सेट अगर आप डेवलप कर पाएंगे तो आप, बीट फाइनेंस, बीट मार्केटिंग, आप काफी सक्सेसफुल होंगे. ठीक है, ठीक है गौरव, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और जो ह्यूमन एंगल आपने बताया एक्विजिशंस में, वो बहुत अच्छे से लोग समझ गए हैं कि इतना आसान नहीं होता कोई एसेट खरीदना बेचना, उसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं. जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर.